इस वीडियो में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो स्लेटर्स रूल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के फिनोमेना को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्टली स्लेटर्स रूल्स को समझेंगे। तो स्लेटर्स रूल्स बेसिकली यूज होते हैं इस इक्वेशन में शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जॉन क्लार्क स्लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए 1 से लेकर 4 तक तो सभी स्टेप्स सेम रहते हैं, लेकिन जो स्टेप्स 5A और 5B हैं ये वेरी करते हैं। S और P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 5A रूल्स को फॉलो करते हैं और D और F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 5B रूल्स को फॉलो करते हैं। तो चलें अब हम स्टेप बाय स्टेप शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि जिस एटम के लिए हमने शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम सभी शेल्स के सबशेल्स को SPDF के सीक्वेंस में लिखें। यानी अगर आप देखें तो SPDF सीक्वेंस के अकॉर्डिंग थर्ड शेल में P सबशेल के बाद D सबशेल को आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए हम सबशेल्स के फिलिंग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और 3D सबशेल 4s के बाद फिल होता है, तो इसलिए वो 4s के बाद आता है। लेकिन अगर हम सबशेल्स को न्यूक्लियस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो पहले 3D सबशेल आएगा और फिर 4s आएगा, यानी 3D 4s के मुकाबले में न्यूक्लियस के पास है। 4s की एनर्जी तो 3D से कम है, लेकिन अभी हम सबशेल्स के एनर्जी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए हम सबशेल्स को SPDF के सीक्वेंस में लिखेंगे और 3D को 4s से पहले लिखेंगे। उसके बाद 5s और 4D को SPDF सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे और फिर 6s, 4f और 5f को भी इसी तरह अरेंज कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेप ये होगा कि हमने इन सबशेल्स को ग्रुप करना है। एक शेल के S और P सबशेल्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे और D और F सबशेल को हम इंडिविजुअल ग्रुप्स में रखेंगे। फर्स्ट शेल में क्योंकि सिर्फ S सबशेल है तो सिर्फ उसे ही ग्रुप कर लेंगे। सेकंड शेल में S और P सबशेल्स हैं तो उन्हें ग्रुप कर लेंगे। थर्ड शेल में S और P सबशेल्स को ग्रुप करेंगे और D सबशेल को हम सेपरेट ग्रुप में रखेंगे। फिर जिस तरह हमारे पास 7 शेल में 7s सबशेल तो है लेकिन 7p सबशेल नहीं है, तो हम अकेले 7s सबशेल को ही एक अलग ग्रुप में रख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे जिस पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमने कैलकुलेट करना है, और उससे राइट साइड पर जितने भी ग्रुप्स होंगे उन्हें इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम 5s सबशेल के एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम 5s सबशेल के ग्रुप के बाद आने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये बात हमने याद रखनी है कि हमने ग्रुप्स को इग्नोर करना है, सबशेल्स को नहीं। यानी हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू तो 5s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम इस ग्रुप में से 5p को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि 5p 5s के साथ एक ग्रुप में है। हमें 5s और 5p के ग्रुप के बाद आने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें इग्नोर करना है। इसी तरह अगर हमने 4d सबशेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना है तो हम 4d के बाद आने वाले सभी ग्रुप्स को इग्नोर कर देंगे। इसी तरह 3d के लिए और फिर 1s के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में हम डिफरेंट ग्रुप्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू असाइन करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फिफ्थ पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से वेरी करता है। अभी के लिए हम S और P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस रूल को समझेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम D और F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस रूल को समझेंगे। तो लेट्स से कि हम 4s सबशेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम 4s को सिलेक्ट करेंगे और 4s और 4p के राइट में जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इन रिमेनिंग ग्रुप्स पर फोकस करेंगे। 4s सबशेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 4, उससे पहले थर्ड शेल, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट शेल है। जिस शेल के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने फाइंड करना है उस शेल को हम n कह देते हैं, तो उससे पिछले वाला शेल n-1 हो जाएगा और उसके बाद वाला n-2 और फिर n-3। अब S और P सबशेल्स के लिए स्लेटर्स रूल्स के जो पॉइंट हैं वो ये हैं, हमें बस इन्हें समझना है और याद रखना है। तो पहला रूल है कि जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेट करना है उस ग्रुप के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उस शेल के सेकंड इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट होगा 0.30। फिर जो n-1 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट होगा 0.85, और n-2 ग्रुप या इससे लोअर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1.00 होगी। इन रूल्स को हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है तो उस इलेक्ट्रॉन के अलावा उस ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.35। फिफ्थ से पहले वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू होगी 0.85, और उससे पहले जितने भी शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1.00। इसी तरह अगर हम फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस ग्रुप के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.35,
थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.85 और सेकंड और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू होगी 1.00। अगर थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन 0.35 की अमाउंट शील्ड करेंगे, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन 0.85 की अमाउंट शील्ड करेंगे और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 1.00 की अमाउंट शील्ड करेंगे। और फिर अगर हमने फर्स्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो उस शेल में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.35 नहीं बल्कि 0.30 होगी। फिर वैल्यूज असाइन करने के बाद हम सभी इलेक्ट्रॉन्स का टोटल शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप में हम इंडिविजुअल ग्रुप्स और शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है उस ग्रुप का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम उस ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक माइनस करके उसे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का टोटल शील्डिंग कांस्टेंट आ जाएगा। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस किया है क्योंकि इन टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन वो भी है जिसका हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है और वो खुद अपने आप को रिपेल नहीं करेगा और ना ही शील्ड करेगा। उस ग्रुप के दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसे रिपेल और शील्ड करेंगे और उन्हीं की शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन में से उस एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रीवियस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम उस शेल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 0.85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे उनको 1.00 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो उनका शील्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सभी कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे और ये उन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल शील्डिंग कांस्टेंट होगा। और आखिर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम एटॉमिक नंबर में से शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे और वो हमारे उस एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और अब हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें हम इन दोनों तरह के रूल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एस या पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्लेटर्स रूल्स को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमसे पूछा गया है कि आप हमें एल्यूमिनियम एटम के एक 3p इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। तो फर्स्ट स्टेप में हम एल्यूमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इन सबशेल्स को SPDF सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये सबशेल्स ऑलरेडी ही इस सीक्वेंस में अरेंज हैं तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम एक शेल के सभी S और P सबशेल्स को एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम वो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेट करना है और वो इलेक्ट्रॉन है 3p सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 3p ऑलरेडी ही सबसे लास्ट ग्रुप में है तो हमें इसके बाद वाले किसी ग्रुप को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम स्लेटर्स रूल्स को यूज़ करेंगे और इन ग्रुप्स को शील्डिंग कांस्टेंट के फैक्टर्स की वैल्यू असाइन करेंगे। और क्योंकि हमने ये वैल्यूज याद कर ली हैं तो इन्हें हम बगैर देखे ही असाइन कर लेते हैं। जिस ग्रुप में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उस ग्रुप के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट के फैक्टर की वैल्यू होगी 0.35 और उससे पिछले वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट के फैक्टर की वैल्यू होगी 0.85 और उसके बाद वाले शेल के लिए ये वैल्यू होगी 1.00। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद हम इन सब को ऐड करके सभी इलेक्ट्रॉन्स का टोटल शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई है 9.50। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम एटॉमिक नंबर में से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 में से 9.50 को माइनस कर देंगे और 3.50 जो है वो 3p इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आयरन के d सबशेल के एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। पहले चार स्टेप्स तो सेम होंगे, यानी पहले हम उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, फिर सबशेल्स को SPDF सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। इस एग्जांपल में हम 4s और 3d की प्लेसेस को एक्सचेंज करेंगे और हमें करेक्ट सीक्वेंस मिल जाएगा। और फिर हम सबशेल्स को ग्रुप करेंगे। एक शेल के सभी s और p सबशेल्स को एक ग्रुप में रखेंगे और d सबशेल को उसके सेपरेट ग्रुप में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जिस सबशेल के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और क्योंकि 4s 3d के बाद आ रहा है तो उसे इग्नोर कर देंगे। और अब हम स्लेटर्स रूल को यूज़ करेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग कांस्टेंट के फैक्टर्स की वैल्यू असाइन करेंगे। d और f सबशेल्स के लिए स्लेटर्स रूल बहुत आसान है। जिस d या f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है उस सबशेल के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट के फैक्टर की वैल्यू होगी 0.35 और उसके बाद जितने भी ग्रुप्स आएंगे चाहे वो उस इलेक्ट्रॉन के सेम शेल से बिलोंग करते हों या डिफरेंट शेल से, उन सब के लिए शील्डिंग कांस्टेंट के फैक्टर की वैल्यू होगी 1.00। फिर 3d के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दूसरे ग्रुप्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 1.00 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फाइनल स्टेप में हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग कांस्टेंट्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल शील्डिंग कांस्टेंट हमें मिल जाएगा जो कि है 19.75। फिर फाइनल स्टेप में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक नंबर से शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है
तो 26 में से 19.75 को माइनस कर देंगे और ये आयरन के 3D इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी। आखिर में आपसे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये रूल्स 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड से मिलेंगे। लेकिन स्लेटर्स रूल एक सिंपल मेथड है जिससे हमें उस इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक जनरल आइडिया हो जाता है, जिससे हम उस एटम की दूसरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।